क्लास 12th के बच्चे ध्यान दें। अब तक आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने हाइलो एल्केन से लेकर एल्डिहाइड कीटोन तक हम लोगों ने क्लियर कर रखा है। और अब हम फिजिकल केमिस्ट्री पर वीडियो बनाना चाह रहे हैं, भौतिक रसायन पर। और भौतिक रसायन अर्थात फिजिकल केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। तो हम लोग चलें और देखें आज फिजिकल केमिस्ट्री में पहला चैप्टर। फिजिकल केमिस्ट्री की शुरुआत हो रही है और इस फिजिकल केमिस्ट्री की शुरुआती जो चैप्टर है वो है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था जिसे अंग्रेजी में सॉलिड स्टेट बोला जाता है। सॉलिड स्टेट। देखिए, ठोस अवस्था को पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लें कि हमारे इर्द गिर्द अर्थात ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं या अदृश्य हैं, तो हमारा जो ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड होगा अर्थात यूनिवर्स की रचना जो है दो चीज़ों से मिलकर हुई है। कि रचना द्रव्य व ऊर्जा, द्रव्य व ऊर्जा से हुई है। कन्फर्म है, द्रव्य और ऊर्जा से हुई है। अर्थात तो हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो है द्रव्य, द्रव्य को हम लोग इंग्लिश में मैटर बोलते हैं, और ऊर्जा को अंग्रेजी में एनर्जी बोला जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि आवर यूनिवर्स कंपोज्ड बाय मैटर एज वेल एज एनर्जी। हमारे ब्रह्मांड में मैटर और एनर्जी का समावेश है। अब हम ये देखें कि द्रव्य या मैटर की रचना किससे हुई, क्योंकि हमें ठोस अवस्था पर आना है और ठोस अवस्था यहीं से पैदा होगी, द्रव्य से। एनर्जी से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो द्रव्य के बारे में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हो या आधुनिक परमाणु सिद्धांत हो, सभी ने कहा है कि द्रव्य की रचना अति सूक्ष्म कणों से मिलकर हुई है। अति सूक्ष्म कणों से, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर हुई है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसका मतलब ये हुआ कि मैटर कंपोज्ड बाय सो मेनी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जो हमारा मैटर है, द्रव्य है, उसकी रचना अति सूक्ष्म कणों से मिलकर हुई है, और यह बात पूरी तरह से प्रमाणित हो चुकी है। अब अगर कणों की बात से हुई है, तो कण का मतलब होता है वह कण परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, और आयन भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैटर है, हमारा द्रव्य, वो या तो परमाणु से मिलकर बना होगा, और परमाणु से अगर मिलकर बना है तो परमाणु कहाँ होते हैं? तत्व के अंदर, एलिमेंट के अंदर होते हैं। इस प्रकार से अणु से अगर हुआ है द्रव्य की रचना, तो अणु कहाँ होता है? यौगिकों में, कंपाउंड्स के अंदर, यौगिक में। और आयंस के से अगर रचना हुई है तो आयंस कहाँ होते हैं? ये स्पेशली आयनिक यौगिकों में, आयनिक कंपाउंड्स में, आयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं। तो बहुत क्लियर हुआ कि इफ मैटर कंपोज्ड बाय सो मेनी स्मॉलेस्ट पार्टिकल and these particle may be either atom, molecule or ion, especially atom found in element and molecule found in compound, whereas ionic compound contain a positively charged ion। बहुत क्लियर हो जाता है। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि द्रव्य के विषय में भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये बात हम कक्षा 9 से पढ़ रहे हैं। तो द्रव्य की रचना जो है, वास्तव में द्रव्य को भौतिक आधार पर, भौतिक आधार पर किसी भी मैटर को या द्रव्य को, यानी भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट,
मैटर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। इसी को हम लोग इंग्लिश में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कहा जाता है इनको। लेकिन एक चीज़ ये भी कंफर्म है कि द्रव्य की ये तीनों अवस्थाएं एक दूसरे में अंतर परिवर्तित हो सकती हैं, इंटरचेंज। जैसे सॉलिड चेंज हो सकता है लिक्विड में, तो लिक्विड भी चेंज हो सकता है सॉलिड में, और लिक्विड चेंज हो सकता है गैस में, और गैस भी चेंज हो सकती है लिक्विड में। ये ताप और दाब की परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा, यानी ताप और दाब, इस तरह से टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करेगा। ये अंतर परिवर्तन ताप और दाब पर निर्भर करता है। इस तरह से उदाहरण के लिए अगर हम देखना चाहें तो H2O की जो ये अवस्था बर्फ की होती है, ये ठोस अवस्था होगी। इसी प्रकार से जो H2O हम लोग जल के रूप में प्रयोग करते हैं, वाटर के रूप में, वो लिक्विड स्टेज होगी। और यही जो जल होता है, ये H2O ही है जो वाष्प के रूप में, यानी जल वाष्प के रूप में पाया जाता है, वाटर वेपर के फॉर्म में, जल वाष्प के रूप में। तो कुल मिला करके जल वाष्प तो गैस है, और जल जो है लिक्विड हुआ, और बर्फ जो है वो सॉलिड फॉर्म है। तो आपने देखा कि द्रव्य की अवस्था को, जैसे मान लीजिए बर्फ है, बर्फ को मैंने टेम्परेचर प्रोवाइड किया, तो कंफर्म है कि लिक्विड में चेंज हो जाएगी, अर्थात वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी स्मेल्ट हो करके। और वाटर को अगर कहीं मैंने टेम्परेचर और प्रोवाइड कर दिया तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। इसी प्रकार से अगर वाटर वेपर को मैंने कंडेंस किया तो लिक्विड में, और लिक्विड को कंडेंस कर दिया और ज़्यादा तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ताप और दाब की भिन्न भिन्न परिस्थितियों में द्रव्य की ये तीन अवस्थाएं एक दूसरे में अंतर परिवर्तित हो सकती हैं। लेकिन मुझे स्पेशली इस चैप्टर में ठोस अवस्था के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखें कि ठोस अवस्था की परिभाषा क्या दी जा सकती है। ठोस अवस्था कहते किसको हैं, पूछा जाएगा कि ठोस अवस्था से आप क्या समझते हैं। तो ठोस अवस्था के विषय में हमें डिटेल जानना है, और इसलिए हम चलते हैं ठोस अवस्था के विषय में। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट क्या है, इसके बारे में कहा जा सकता है कि द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण, उसके अवयवी कण, जिसमें उसके अवयवी कण, अवयवी कण का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो उसे बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अवयवी कण। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण अंतराणुक बल द्वारा, अंतराणुविक बल, जिसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स द्वारा बंध संकुलित होते हैं, बंध संकुलित होते हैं। बंध संकुलित से हमारा मतलब क्लोजली पैक्ड होते हैं, बंध संकुलित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है, ठोस अवस्था कहलाती है। तो बहुत ही कंफर्म है इसको डिफाइन करना, ठोस अवस्था क्या है। तो आप बताएंगे दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच constituent particles are closely packed by intermolecular forces। तो अब इसमें अंतर आणविक जो बल है, आप देखिए कि अगर अंतर आणविक बल की बात की जाए तो इसमें क्या होगा कि इस प्रकार से जो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, इस तरह से एकदम एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक में होते हैं, और इसमें किसी प्रकार की कोई एक्सेप्ट वाइब्रेशनल मोशन, काल्पनिक गति को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई गति इसमें नहीं होती,
और ठोस अवस्था में जो कण होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं, यानी इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंसेस होती है वो बहुत ही हाई होती है। लेकिन अगर वहीं पर हम द्रव के विषय में देखें तो द्रव का एक कण जो है ये थोड़ा सा दूरी पर होंगे, इसके कंपेरिजन में इस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे। लेकिन अगर मैं गैस की बात करूँ तो एक कण यहाँ और एक कण यहाँ, यानी कुल मिला करके यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो सॉलिड में और लिक्विड में और गैस के अंदर अब चूँकि आप देख रहे हैं कि ठोस में जो अवयवी कण है वो अपनी एक पोजीशन पर है और वो कहीं भी मोशन नहीं कर सकता, यानी किसी प्रकार की कोई मोशन इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अंदर नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका शेप और वॉल्यूम क्या होगा, डेफिनेट होगा। अगर ये कहा जाए इसका शेप एंड वॉल्यूम डेफिनेट होता है सॉलिड के विषय में तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। किसी भी ठोस अवस्था में उसका जो आकार होगा ठोस का, वो हमेशा उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। बोथ शेप एंड वॉल्यूम विल बी कम्प्लीटली डेफिनेट, वो चेंज नहीं होगा, यानी कंटेनर के अंदर रख दोगे तो उसका आकार जो है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ये कंडीशन है इसमें। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम कणों की व्यवस्था के आधार पर देखें या ठोस के विषय में और चीज़ें देखें, ठोस के गुण क्या हैं, ठोस के गुण क्या हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी ठोस के क्या गुण होते हैं। पहली चीज़ तो ठोस के कण जो हैं, ठोस होता है उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। आकार व आयतन दोनों निश्चित होगा, क्यों होगा, क्योंकि उसके अवयवी कणों में किसी प्रकार की कोई गति नहीं हो सकती। दूसरी चीज ठोस दृढ़ होते हैं, कंफर्म है, दृढ़ होते हैं और दृढ़ का मतलब होता है इंग्लिश में रिजिड। ठोस कैसा होगा, रिजिड होगा, दृढ़ होगा। तीसरी चीज इसमें होगा कि ठोस जो है असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं। अब असंपीड्य को इनकम्प्रेसिबल कहा जाता है, यानी कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और तीसरी चीज़ ये होगी कि ठोस में विसरण ना के बराबर होता है, डिफ्यूज़न बिल्कुल नहीं होता। डिफ्यूज़न तो प्रॉपर्टी है लिक्विड और गैस। इस प्रकार से आपने देखा कि ठोस के अंदर ये गुण पाए जाते हैं और जिसके कारण ठोस अपनी एक पहचान रखते हैं। इसका पहली चीज़ तो ठोस का शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर डेफिनेट बिकॉज ऑफ नो मोशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। सॉलिड आर कंप्लीटली रिजिड, दृढ़ होते हैं, एंड ठोस आर मोस्टली इनकम्प्रेसिबल, यानी उनको दबाया नहीं जा सकता, अर्थात वे असंपीड्य होते हैं।